आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है और इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं SU-57 फैलन के बारे में। हमने कल की रिपोर्ट में आपको बताया कि कैसे इस समय जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है इसे राफेल फाइटर्स का प्रपोजल मिला है और इस पे गहनता के साथ जो विचार है वो किया जा रहा है। लेकिन इसी बीच एक बड़ी रिपोर्ट आ रही है SU-57 को लेकर के। हम लोग पिछले 2 से 3 महीने से लगातार SU-57 का हर छोटा सा डेवलपमेंट ट्रैक कर रहे हैं और ये देखने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिरकार रूस खुद कितना ज्यादा इंटरेस्टेड है। और आप यकीन मानिए, हमारी सोच से कहीं ज्यादा जल्दी इस समय रूस को है। रूस इस समय पूरा जो अपना टेक्निकल टीम है इसको स्केड्यूल कर चुका है भारत की विजिट के लिए। हालांकि डेट अनाउंस नहीं करी गई है, लेकिन माना जा रहा है कि नवंबर में यह दौरा इनका होने वाला है। और अब रशियन मीडिया सोर्सेस की बात माने तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की जो नासिक फैसिलिटी है ये इनके टारगेट पर है। और ये जो टेक्निकल टीम आने वाली है भारत में, ये नासिक फैसिलिटी का दौरा करेगी, जहां पर SU-57 के लिए ये प्रोडक्शन फैसिलिटी कितनी कंपैटिबल है इसका अध्ययन और इसका एनालिसिस उनके तरफ से किया जाएगा। साथ ही साथ वो ये भी इवेलुएट करेंगे कि अगर यहाँ पर SU-57 का प्रोडक्शन करना पड़ा, जो कि रूस के प्लान पे सबसे टॉप पर है, तो हमें क्या क्या मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी, कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, कौन कौन से नए टूल और मशीनरी है जिनको इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें जो है डिस्कस करी जाएंगी। अगर हम रशियन मीडिया सोर्सेस की बात माने तो मॉस्को इस समय इस डील को लेकर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है और वो हर यथासंभव प्रयास कर रहा है इस डील को फाइनलाइज करवाने के लिए। उनका ये मानना है कि तकरीबन भारत की तरफ से 40 से लेकर 60 यूनिट जो है, जो कि तकरीबन 2 से 3 स्क्वाड्रन के बराबर होती है, उनका ऑर्डर दिया जाएगा। और ये भारत के लिए एक फोर्स मल्टीप्लायर का काम करेंगे, क्योंकि एक तरफ जहां भारत ने 4.5 जनरेशन को लेकर काफी महत्व दिया है, तो वहीं भारत को क्योंकि 5th जन थ्रेट्स का भी सामना करना है और उसको काउंटर करने के लिए ये जो डील है ये काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। ये मूव ऐसे समय पर सामने आया है जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ऑलरेडी बहुत सारे जो प्रोग्राम है इनको एक्सेलरेट करने पर लगी है और इसमें 5th जनरेशन प्रोग्राम भी शामिल है। नासिक प्लांट की बात करें तो भारत के एरोस्पेस इंडस्ट्री के लिए यह प्लांट हमेशा से काफी महत्वपूर्ण रहा है और इसका जो प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, जहां पर यह 200 से ज्यादा सुखोई 30 MKI का निर्माण कर चुका है और ये काम अंडर लाइसेंस किए गए थे जो कि रूस से हमें प्राप्त हुए थे और ये सब 2004 से चल रहा है। अब क्योंकि भारत के पास एक अच्छा खासा अनुभव है रशियन फाइटर को बनाने का और रूस पहले ही कह चुका है कि काफ़ी सारी जो सिमिलैरिटीज़ हैं वो SU-57 और SU-30 MKI की मैन्युफैक्चरिंग में देखने को मिलती है। हमें यहाँ पर मिनिमल जो मॉडिफिकेशंस है वो करनी पड़ेंगी, तो उसके बाद ये उम्मीदें जगी हैं कि हो सकता है कि नासिक फैसिलिटी हमें भविष्य में SU-57 को बनाती दिख जाए। अब यहाँ पर जो नई असेंबली जिग्स है, हाइड्रोलिक सिस्टम है, इनकी ज़रूरत होगी, क्योंकि SU-57 का एयरफ्रेम थोड़ा कॉम्प्लेक्स तो है और उस कॉम्प्लेक्सिटी को एड्रेस करने के लिए कुछ परिवर्तन यहाँ पर किए जाने हैं। सबसे खास बात तो ये है कि यहाँ पर जो नए एयरफ्रेम शामिल किए गए हैं इसमें हमें 20 to 30% नई टूलिंग का यूज़ किया जाएगा या करना पड़ेगा SU-57 के निर्माण के लिए, जो कि कॉस्ट को थोड़ा ऊपर कर सकते हैं। लेकिन ओवर द टाइम जब यहाँ पर बड़े ऑर्डर्स मिलने शुरू होंगे तो फिर इनकी जो कीमतें हैं वो जस्टिफाई हो सकती हैं। हालांकि आपको बता दें कि भारत ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है रूस को कि अगर हम आपका ये प्लेटफॉर्म कंसिडर करेंगे तो आपको भी हमारी कुछ शर्तें हैं जो माननी पड़ेंगी। जहां पर भारत ने कहा था कि इंडिजिनस कंटेंट हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है इन फाइटर के साथ। जैसे कि हम इनका निर्माण करने वाले हैं तो हमारी जो नीड्स हैं वो पूरी होनी चाहिए और इसके लिए जो इंजन है ये भी भारत की तरफ से रिक्वेस्ट किया गया है कि अगर हम SU-57 लेते हैं तो फिर आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा भविष्य में जो भी मॉडिफिकेशन, जो भी एडवांसमेंट आपके SU-57 वेरिएंट में होगी वो सेम हमें हमारे SU-57 के लिए ऑफर की जानी चाहिए। और यही सारी चीज़ें इस समय रूस को और ज़्यादा यहाँ पर एग्रेसिव कर रही है इन एजेट्स को ऑफर करने के लिए। हालांकि हम बात करें इंजन निर्माण की तो भारत में इंजन निर्माण करता रहा है, जहां पर हमने तकरीबन 920 AL-31FP इंजन को अब तक प्रोड्यूस किया है अपनी कोरापुट फैसिलिटी में। और आने वाले भविष्य में अगर SU-57 का निर्माण हम सब करते हैं तो ये डिवीजन इसमें भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अब इंडिया के इंटरेस्ट की बात करें 5th जनरेशन फाइटर का, तो वो इंटेंसिफाई होता जा रहा है, क्योंकि भारत इस समय 31 एक्टिव स्क्वाड्रन के साथ है, जो कि निम्नतम स्तर में जाने से कुछ ही स्क्वाड्रन कम है या कहते ऊपर है। और इसके लिए अब भारत 4.5 से लेकर 5th जनरेशन जितने अवेलेबल ऑप्शन है सबको साथ लेकर चल रहा है। हमने कल की रिपोर्ट पे आपसे कहा कि 114 राफेल फाइटर के साथ साथ जो SU-57 का केस है ये भी आगे बढ़ रहा है। हालांकि फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट का हम सामना कैसे करेंगे ये भी अभी अनिश्चितता के बादल इस पर मंडरा रहे हैं। क्या हम इतनी बड़ी 2 डील्स को एक साथ अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि तकरीबन 2 लाख करोड़ रुपए अगर MRFA फाइनलाइज हो जाता है तो उसमें हमें इन्वेस्ट करने होंगे और उसके बाद SU-57 के लिए फंड्स कितने बचेंगे ये अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह है।
लेकिन अगर हम देखें तो इंडियन एयरफोर्स के पूर्व अधिकारियों ने पहले ही बिजनेस स्टैंडर्ड को और दूसरी जो मीडिया संस्थान है उनको इंटरव्यू देते हुए कहा था कि एक्टिवली दो प्रोग्राम साइमल्टेनियसली कंसिडर किए जा रहे हैं। इसमें 4.5 से लेकर जो फिफ्थ जनरेशन जेट्स हैं ये भी शामिल हैं। अब हमारे लिए ये जेट्स इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि हाल ही में हमने चाइना में जो विक्ट्री डे परेड है इसको देखा, हम इसके प्रत्यक्षदर्शी बने और हमने यहाँ पर चाइना की फिफ्थ जनरेशन टेक्नोलॉजी का एक प्रमाण भी देखा कि चाइना इस समय ड्रोन से लेकर फिफ्थ जनरेशन टेक्नोलॉजी में कितना आगे बढ़ता जा रहा है और उसको काउंटर करने के लिए हमारे पास कितने एडवांस फाइटर हैं इसकी हमने समीक्षा भी करी। हमारे लिए ज्यादा खतरे की बात यह है कि चाइना भले ही इस समय भारत के साथ मित्रता को प्रदर्शित कर रहा है, लेकिन आज नहीं तो कल चाइना की जो J-35 है ये पाकिस्तानी एयरफोर्स के कलर्स में हमें देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। और उस समय जब फिफ्थ जनरेशन फाइटर जो कि गैलियम नाइट्राइड टेक्नोलॉजी से इक्विप होंगे, जो कि रेडार टेक्नोलॉजी है, इसका सामना फिर हमारे फाइटर्स कैसे करेंगे वो एक प्रश्न चिन्ह है। और यही प्रश्न चिन्ह इस समय राफेल डील को लेकर के भी उठ रहा है कि जो हम MRFA के अंतर्गत राफेल ले रहे हैं, क्या इसमें हमें गैलियम नाइट्राइड बेस्ड रेडार टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी। और भी बहुत सारे प्रश्न हैं और ये सारी चीजें एक फाइटर है जो सॉल्व कर सकता है, वो है SU-57 फैलन। क्योंकि इसमें हमें स्टेल्थ भी देखने को मिलती है, इसमें हमें पावर भी देखने को मिलती है और इसमें मॉडिफिकेशन की अथाह संभावनाएं हैं, जहां पर हम बेसिकली जो अपना खुद का गैलियम नाइट्राइड बेस्ड रेडार है वो इंटीग्रेट कर सकते हैं, जिसकी मंजूरी लगभग रूस से मिल चुकी है। और ऐसे में SU-57 का जो एक्सपोर्ट वेरिएंट है ये भारत के लिए एक ज्यादा आकर्षक पैकेज बन जाता है क्योंकि इसकी ट्विन इंजन डिजाइन, सुपीरियर मनोवरेबिलिटी, थ्रस्ट वेक्टरिंग AL-41 इंजन जो कि आगे चल के अपग्रेड किए जा सकते हैं AL-51 में, ये हमें एक कह सकते हैं कि टेक्निकल एडवांसमेंट प्रदान करेंगे और इसकी स्टेल्थ प्रोफाइल जो मॉडर्न थ्रेट्स हैं उनको काउंटर करने में सक्षम होगी। प्राइस की बात करें तो प्राइस यहाँ पर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। माना जा रहा है कि एक तरफ जहाँ आज के 4.5 जनरेशन के राफेल जैसे फाइटर 80 से लेकर $100 मिलियन पर यूनिट को कॉस्ट करते हैं, तो वहीं जो SU-57 है ये भारत को $60 मिलियन से लेकर $80 मिलियन के प्राइस टैग में ऑफर किया जाएगा, जो कि राफेल और F-35 से कहीं ज़्यादा सस्ता है। और इसमें हमें सोर्स कोड, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और हाई डिग्री ऑफ लोकलाइजेशन देखने को मिलेगा। तो ये भारत के लिए एक विन विन सिचुएशन ला सकती है। लेकिन आपको फिर से बता दें कि बजट भारत के लिए एक इशू बन सकता है क्योंकि हम मल्टीपल प्रोग्राम्स को एक साथ लेकर चल रहे हैं और ऐसे में क्या निर्णय आता है रक्षा मंत्रालय का, वही इसकी आगे की भूमिका को निर्धारित करेगा। खैर, हम तो यही चाहते हैं कि हम मिक्स्ड फ्लीट को ऑपरेट करें, भले ही हमें बैचेस में एडिशनल राफेल लेने पड़े, लेकिन हमें जो फिफ्थ जनरेशन फाइटर है इनको भी साथ में लेकर चलना होगा क्योंकि AMCA 2035 के पहले नहीं मिलने वाला, वो भी तब जब HAL अपने प्रॉमिस और जनरल इलेक्ट्रिक अपने इंजन डिलीवरी के वादे पर बनी रही। अन्यथा हमें जो आगे के भविष्य में दिक्कतें हैं वो ज़्यादा देखने को मिलेंगी। आप इसको लेकर क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।